नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 6 फरवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये कई सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे। आप आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हेडलाइन दिखाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए हेडलाइन में। द हिंदू भी था मेरे पास, लेकिन उसमें पॉलिटिकल न्यूज़ें ज़्यादा थी हेडलाइन में, इसीलिए मैं इसको लेकर आया। देखिए क्या है, भारत सरकार ने कल एक बिल पेश किया है किसके रिगार्डिंग, तो एग्जामिनेशन में जो लीक होते हैं, पेपर लीक, उसके रिगार्डिंग है। क्या इसमें स्टेट के भी चीज़ें शामिल हैं, तो देखेंगे पूरा हम लोग। ओके, इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको आंसर राइटिंग को लेकर पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो, जिसमें अभी GS2 का आंसर राइटिंग मैं करवा रहा हूं, और सोमवार से शुक्रवार तक GS के आंसर रहते हैं और शनिवार को निबंध दिया जाता है। आप अगर आज लिखेंगे तो कल आपको चेक होकर मिल जाता है, सामान्यतः देर नहीं होता है। आज तक एक भी कॉपी नहीं छूटा है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो यूट्यूब पर भी एस्पिरेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी ज्वाइन बटन है। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ज्वाइन करवा दूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते। देखिए क्या है न्यूज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल बिल में अनाउंस किया है कि 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा सेंट्रल एग्जामिनेशन के लिए। अगर पेपर लीक होता है, पकड़े जाते हैं, तो किसके लिए? सेंट्रल एग्जामिनेशन। सेंट्रल के द्वारा कौन कौन से एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो इसमें यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी आयोग है। इसके द्वारा बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे NDA हो गया, CDS हो गया, EPFO का एग्जामिनेशन हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, बहुत सारे एग्जामिनेशन है। ऑल इंडिया सर्विस के बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जिसको ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, CSE कहा जाता है, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी एग्जाम जिसको फेमस बोलते हैं लोग, वो। इसके अलावा SSC जो बोर्ड है भारत सरकार का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC है। उसके बाद से IBPS बैंकिंग को लेकर जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाती है। इसके अलावा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। इसके अलावा जो CUET है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इन सभी के एग्जामिनेशन को लेकर भारत सरकार ने इस बिल को लाया है कि इन सभी का अगर पेपर लीक में पकड़े जाते हैं तो 1 करोड़ रुपये तक का फाइन है और 10 साल तक की सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन क्या इससे समस्या का समाधान होगा? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो पेपर लीक के बहुत कम खबरें आती हैं। SSC 2017-18 के आसपास लीक हुआ था। यूपीएससी में तो आज तक बड़े लीक का खबर नहीं आया है। यूपीएससी EPFO पर ज़रूर इल्ज़ाम लगा पिछली बार। यूपीएससी EPFO जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसमें एक ही सेंटर के करीब में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, सीरियल में रोल नंबर था उनका। इसको लेकर थोड़ा सा डर जरूर जताया गया, लेकिन कहीं पर कोई बड़े लीक की संभावना अभी तक नहीं देखी गई है। NTA के भी एग्ज़ाम में भी है ना, CBSE में ज़रूर लीक हुए हैं कुछ, लेकिन मुख्य रूप से लीक कहाँ पर होते हैं, तो राज्य सरकारों के एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं देखी जाती हैं। उसको लेकर सख्त कानून राज्यों को बनाना चाहिए, राज्यों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इसी के तहत इसने कुछ आंकड़े दिए हैं जिसमें दिखाया गया है कि अलग अलग तरीके के बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है वो लीक हुए हैं। पूरे देश भर का ही देख सकते हैं। ओके, कोई भी राज्य आपको अछूता नहीं दिखेगा। कहीं पर भी सुशासन बोलकर सभी जगह ऐसी तरह की ही सरकारें चलती हैं जहां पर पेपर लीक को भी नहीं रोक पाते हैं। खासतौर से उत्तर भारत के राज्यों को देखिए, आपको लगेगा कि कितने पेपर लीक होते हैं। सभी राज्यों को आपको दिखेगा। दक्षिण भारत में तो आपको तमिलनाडु में नहीं दिखेगा, बाकी सभी राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं देखी जाती हैं। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ये एक्ट जो है किसके लिए लाया गया है, तो केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के लिए लाया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट में पूछ सकता है क्या स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें शामिल कर दिया गया है, तो नहीं, उस तरह का प्रावधान अभी नहीं किया गया। ओके, और एक चीज़ कि अभी तो ये बिल ही है, जब ये बिल पारित हो जाएगा सदन से, अभी पता ही होगा आपको बजट सेशन शुरू हुआ है। कौन सा सेशन? तो बजट सेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जब ये बजट सेशन से पारित हो जाएगा, सदन से पारित हो जाएगा, राष्ट्रपति महोदय इस पर साइन कर देंगे, तब हम इसको और भी डिटेल में समझ लेंगे। इंट्रोडक्शन के लिए समझ सकते हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने कल भाषण दिया है, तो वो तो पक्ष विपक्ष की बातें हैं, वो हमारे काम का नहीं है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कल चंडीगढ़ शहर पता है आपको क्या है? ये तो एक UT है। क्यों UT है? क्योंकि हरियाणा और पंजाब दोनों का क्लेम था, तो उसके डिवाइड के बाद से इसको UT डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ पर मेयर का चुनाव था, जिस मेयर के चुनाव में धांधली की बातें सामने आई है कि आम आदमी पार्टी के जो वोट थे उसको निष्क्रिय कर दिया वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको निष्क्रिय कर दिया और उसके बाद से बीजेपी को जीत दे दी गई। तो ये आरोप है। और एक CCTV वीडियो भी सामने आया जिसमें क्या है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो वोट को निष्क्रिय करता दिख रहा है।
आपने देखा होगा, सभी जगह वायरल हो गया है। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही ख़राब शब्द यूज करते, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग शब्द यूज किया है। उसने मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी शब्द यूज किया है, जो मुझे लगता अतिशयोक्ति हो जाती है, नहीं यूज करना चाहिए था मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी शब्द। खैर फिर भी 12 फरवरी को इस पर सुनवाई के लिए बोला गया है कि 12 फरवरी को इस पर सुनवाई होगा। उसके पश्चात इस पर फैसला आ जाएगा कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। कल ही मैंने आपको पढ़ाया है, क्या पढ़ाया था, कल मैंने आपको पंचायती राज पढ़ाया था, तो 73 और 74 संविधान संशोधन मैंने पढ़ाया था, ठीक है। इसके द्वारा क्या था, पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, क्या 11th और 12th शेड्यूल जो है उसमें पंचायतों संबंधित चीज़ों को और नगर पालिका संबंधित चीज़ों को डाला गया था। तो विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा, बाकी इससे जुड़ा हुआ कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। और एक घटना और संबंधित आई है कि पूरे देश भर में उस चीज़ को लेकर चर्चा है। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में तो नहीं दिखा है, लेकिन लद्दाख राज्य का आज तक का सबसे बड़ा, उसके हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किस चीज़ को लेकर मांग कर रहे हैं लोग, किस चीज़ को लेकर, वो है 6th शेड्यूल को लेकर। लद्दाख के लोग मांग करें कि हमें 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची में हमें शामिल कर दिया जाए। 6ठी अनुसूची क्या बला है, इसको समझेंगे हम लोग। इतनी ठंड में आपको पता ही है कि अभी लद्दाख में बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है, बहुत ही कम, माइनस में रहता है। वहाँ पर लद्दाख के लगभग में बहुत बड़े पॉपुलेशन घर से बाहर आकर लेह शहर में उन्होंने भारी प्रदर्शन किया है। सोनम वांगचुक का नाम सुना है आपने, सोनम वांगचुक का, 3 इडियट का जो रणछोड़ दास का कैरेक्टर है वो उनसे इंस्पायर्ड माना जाता है। तो सोनम वांगचुक जो है उन्होंने बोला है कि हम क्या करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उसके पश्चात तभी हम उठेंगे जब तक 6th शेड्यूल हमें मिल नहीं जाता है। लद्दाख के लोग 6th शेड्यूल की बहुत ही लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं, खासतौर से 370 को जब से निरस्त किया गया है और लद्दाख को एक अलग राज्य के रूप में, एक अलग यूटी के रूप में कायम किया गया है। उसके पश्चात से वो लोग 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। 6th शेड्यूल राज्य के अंदर, यानी कि भारत देश के अंदर एक छोटा सा एक स्टेट होता है, स्टेट के अंदर एक छोटा सा स्टेट होता है ना, जो ऑटोनोमस होता है संपूर्ण रूप से। उसकी अपनी नगर पालिका, उसकी अपनी कार्यपालिका, उसकी अपनी न्यायपालिका, हर चीज़ होती है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों चीज़ उसकी अपनी होती है, ठीक है। वहाँ पर राज्य सरकार के राज्यपाल जो होते हैं वही किसी कानून को जब इजाज़त देंगे तभी वो लागू हो पाता है, वरना कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कानून वहाँ पर लागू नहीं होता है। तो 6th शेड्यूल को भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। चलिए पहले आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो भारत और म्यांमार के संबंधों पर आधारित है। देखिए क्या है आर्टिकल, कल इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में आया था, फाइंडिंग लाइट इन म्यांमार डार्कनेस, ठीक है। देखिए ये आर्टिकल क्यों आया था, क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है, किसने, गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि हम भारत म्यांमार संबंध मुक्त आवागमन पर नियंत्रण लगा दिया गया। मतलब कि पहले जो बॉर्डर हमारे ओपन थे उसको अब बंद किया जा रहा है म्यांमार के साथ। क्यों बंद किया जा रहा है? मणिपुर, आपने मणिपुर का इथनिक वायलेंस तो सुना होगा, जिस पर आधारित सवाल ही पूछा गया है आपसे। मणिपुर इथनिक वायलेंस ने एक बहुत ही बड़ा इनपुट माना गया कि म्यांमार के बहुत सारे विद्रोही, उग्रवादी और वहाँ के असामाजिक तत्व जो हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट था कहीं न कहीं इस वायलेंस में। तो इसके कारण से गृह मंत्रालय थोड़ा सचेत हो गई है। आपसे पीटी में ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के साथ सीमा को हमने बंद करने की घोषणा की है, तो वो है म्यांमार के साथ हमने मुक्त आवागमन की जो सुविधा थी उसको बंद करने की घोषणा की है। अब मुक्त आवागमन किस प्रकार का था हमारे बीच में, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय ने मुक्त आवागमन के लिए बंद कर दिया है और इस निर्णय का उद्देश्य मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों का स्पर्श करती 1643 किलोमीटर, ग्रुप सी, ग्रुप डी, एसआई, बीपीएससी, उसमें ये पूछा जाएगा आपसे 1643 किलोमीटर लंबी सीमा किसके साथ लगती है हमारी, तो म्यांमार के साथ लगती है। म्यांमार सीमा पर लोगों को निर्बाध आवाजाही को नियंत्रित करना। भारत की सीमाएं जो किन किन देशों से कितनी लंबी है उसको अगर सीक्वेंस में याद करना है तो मैंने आपको बताया था बचपन से MBA, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अब नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, ये बचपन से MBA जो है ये क्या है, बचपन से MBA, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बचपन से MBA। ये क्या है, बचपन से MBA, इसका तात्पर्य होता है, ये याद हो जाएगा आपको, ये याद होना चाहिए कि हमारी सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है, सबसे कम किससे लगती है, अफ़गानिस्तान से। कई सारे लोग चौंकेंगे, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी सीमा लगती है। POK पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, वरना 180 किलोमीटर लंबी हमारी सीमा किससे लगती है बंधुओं, तो अफ़गानिस्तान से लगती है, लेकिन POK पर चूँकि पाकिस्तान का कब्जा है इसलिए
इसलिए डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अपना। ओके, इस पहल के एक भाग के रूप में म्यांमार के साथ वर्तमान में मौजूद मुक्त आवाजाही व्यवस्था के समझौते की समीक्षा की जा रही है। अभी वर्तमान में भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर 16 किलोमीटर तक निर्बाध आवाजाही को अनुमति दी गई है। उसमें कोई भी बेर नहीं है, कोई भी चेक पोस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं मांगा जाता है। आप इधर से उधर तक 16 किलोमीटर म्यांमार के अंदर तक, म्यांमार के लोग भारत के 16 किलोमीटर बॉर्डर के एरिया तक आते हैं, घूमते फिरते हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है और फिर चले जाते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से बहुत ही नज़दीक हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग और म्यांमारी लोग। ओके, म्यांमार के कल्चर पर भारतीय कल्चर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। रंगून शहर आपने इतिहास में सुना होगा, रंगून, मांडले धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से म्यांमार हमारे बहुत ही करीबी देश है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। देखिए क्या है अगला कि ये कर दिया गया, ठीक है। परिचय, FRM में दोनों देशों के बीच में मुक्त आवाजाही व्यवस्था को कहा जाता है। सहमत व्यवस्था है जो सीमा के दोनों ओर रहने वाले जनजातियों को बिना वीज़ा के दूसरे देश के अंदर 16 किलोमीटर जाने की अनुमति देता है। इसे वर्ष 2018 में भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के एक अंग के रूप में लागू किया गया था। भारत सरकार ने बोला कि एक्ट ईस्ट नीति को जब हम लागू कर रहे हैं उसके कारण से हमने क्या किया था कि 16 किलोमीटर तक हमने निर्बाध आवाजाही का वो दिया था। इससे पहले जो देखिए मुख्य रूप से था क्या, उस समय 2016 की अगर मैं घटना बताऊँ आपको, तो उस समय जो म्यांमार की प्रधानमंत्री महोदया थी, जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, महिला है वो, जिनको अभी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई महिला है और हमारे संबंध उनके म्यांमार के साथ बहुत ही अच्छे रहे थे। वो लोकतंत्र के लिए जानी जाती हैं। लोकतंत्र को उन्होंने बहुत ही हद तक लड़ाई लड़के म्यांमार में स्थापित किया था, वरना म्यांमार हमेशा से सैन्य तानाशाहों के गिरफ्त में रहा। अपने भारत के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में पाकिस्तान, दोनों तरफ आपको सैन्य तानाशाही प्रवृत्ति के लोग दिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में भारत सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के एक अंग के रूप में लागू किया गया था। ये रहा भारत के साथ म्यांमार की सीमा। सबसे उत्तर में कौन सा है? अरुणाचल, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसको ध्यान में रखिएगा, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह के साथ सीमाएं नहीं लगती है। नॉर्थ ईस्ट में किन किन राज्यों के साथ सीमा लगती है विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। 1643 किलोमीटर। देखिए अब भू राजनीतिक महत्व क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है अपने लिए। दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि ये जो इधर बहुत सारे देश हैं, आसियान के देश हैं, इनके लिए प्रवेश द्वार के तौर पर हमारा काम करता है। लैंड कनेक्टिविटी तो म्यांमार के थ्रू ही पॉसिबल है अपना। ओके, अगला क्या है? बंगाल की खाड़ी में कनेक्टिविटी को भी ये कहीं न कहीं सुगम बनाता है। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भी बढ़ावा देता है म्यांमार के साथ हमारे संबंध। इसीलिए जब वहाँ पर शासन सत्ता पलटी तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि सैन्य तानाशाहों के साथ नज़दीकी संबंध किसके हैं? तो चीन के हैं। और जबकि वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार जब थी तो उसके साथ नज़दीकी संबंध किसके थे? तो भारत के थे। इसलिए हमारे लिए थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो गई, लेकिन हमने सैन्य जो शासक हैं उनके साथ भी कॉपरेशन को बढ़ावा दिया। हमने बोला कि कोई बात नहीं, वो उस देश का अपना मामला है, हमें तो वहाँ से रिलेशन अच्छा बनाना है, क्योंकि हमारे ईस्टर्न बॉर्डर को हमें सुरक्षित बनाना होगा। इसलिए अभी भारत सरकार ने फंडिंग में भी, आपने देखा होगा विदेश मंत्रालय ने फंडिंग का लिस्ट जारी किया था बजट के पश्चात, उसमें म्यांमार का भी नाम था। म्यांमार को भी हम लोग फंडिंग देने जा रहे हैं। ओके, अगला देखिए क्या है? राजनीतिक महत्व क्या है हमारे संबंधों का? तो राजनीतिक महत्व में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोस। म्यांमार का एक बहुजातीय राष्ट्र है जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोस में स्थित है। म्यांमार के भीतर के घटनाक्रम को इसके 5 पड़ोसी देश चीन, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश और भारत पर प्रभाव पड़ता है। अभी जैसे म्यांमार में क्या हुआ कि वहाँ पर तख्ता पलट हुई, तो तख्ता पलट के बाद क्या हुआ? बहुत सारे म्यांमारी यंग जो युवा थे उन्होंने विद्रोह किया सैन्य तानाशाहों के खिलाफ। अब उनको सेना ने वहाँ पर रिटेलिएट किया, मारना शुरू कर दिया वहाँ पर, और वहाँ की सेना बहुत ही क्रूर मानी जाती है। तो वो सारे के सारे भागकर अपने मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के राज्यों में आ गए, और अपने यहाँ के लोग इतने अच्छे नॉर्थ ईस्ट के लोग, उन्होंने उनको रखा, खाना पीना दिया, सब कुछ किया, वहाँ पर रखा हुआ। बहुत सारे लोग रहते हैं अभी भी म्यांमार के निर्वासित अपने भारत देश में। इसके साथ साथ रोहिंग्या शरणार्थी संकट याद कीजिए। रोहिंग्या शरणार्थी संकट क्या था? रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं जो कि म्यांमार में बुद्धिस्टों का थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा है। सोचिए, बुद्ध धर्म जो अहिंसा पर आधारित है उसके तानाशाह शासक बनते हैं और वो किलिंग करते हैं, मास किलिंग करते हैं। तो रोहिंग्याओं का जब वहाँ पर शुरू हुआ प्रताड़ित करना, तो ये भाग के सारे कहाँ पर चले गए? बांग्लादेश, भारत में आ गए, और उसके कारण भी भारत के संबंध प्रभावित हुए थे। तो यानी कि म्यांमार में कुछ होता है तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है बंधुओं? तो अपने देश पर पड़ता है। ओके, नेबरहुड फर्स्ट नीति भारत की नेबरहुड फर्स्ट की भी नीति है, जिसके तहत हम अपने पड़ोसियों को सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं। एक्ट ईस्ट नीति भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख घटक है। यह नीति एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य की राजनयिक पहल है। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। भारत और म्यांमार संबंध अगर लॉन्ग फॉर्मेट में आपसे पूछता है तो वहाँ पर आप तारे देखेंगे, अगर आपके पास पॉइंट्स नहीं होगा तो। राजनीतिक महत्व क्या है, और जियो पॉलिटिक्स का महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, कल्चरल महत्व क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। 10 पॉइंट पढ़ के जाएंगे तब एग्जामिनेशन में 5 याद रहेगा आपको। ओके, इसीलिए मैं इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ आपको।
कितने सारे पीटी फैक्ट भी कवर किए हैं। एक्ट ईस्ट नीति का भाग तो है ही। बहुपक्षीय संलग्नता, कौन कौन से मंच पर हम लोग साथ में हैं, सार्क में हैं, आसियान के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और आसियान का प्रमुख मेंबर है कौन, तो म्यांमार। बीमस्टेक में भी साथ है। मेकांग गंगा सहयोग है, मेकांग गंगा कॉरपोरेशन में म्यांमार के सदस्य दक्षिण द्विपक्षीय संबंधों में क्षेत्रीय आयाम को पेश किया है और भारत के एक्ट ईस्ट नीति को भी महत्व प्रदान करता है। लुक ईस्ट नीति किसके द्वारा शुरू किया गया था, 1991 में नरसिम्हा राव जी जब मुख्य प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा शुरू किया गया था। मोदी जी जब आए तो उन्होंने बोला कि लुक ईस्ट नहीं होगा, एक्ट ईस्ट नीति होगा, यानी कि केवल देखो मत कार्य भी करो पूर्व की तरफ में। ओके, अब हमारे बीच में संबंध जो है वो क्या केवल बोलने के लिए संबंध है या कुछ व्यापारिक वगैरह चीज़ें भी हैं। द्विपक्षीय व्यापार हमारा बहुत बड़ा है। देखिए दोनों देशों के बीच 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का पहुंच गया है। कृषि, फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ, IT, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए हम काफ़ी बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं। ऊर्जा सहयोग, म्यांमार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के ऊर्जा पोर्टफोलियो के साथ म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में तेल एवं गैस क्षेत्र भारत के निवेश का सबसे बड़ा प्राप्त करता है कौन, तो म्यांमार है। अब जरा देखिए ये क्या है, ये है आपका कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। यहाँ से चलेगा शिप, यहाँ पहुँचेगा सितवे पोर्ट पर, सितवे पोर्ट से रेल और सड़क के थ्रू में ये जगह जगह पर पहुंचने की बात कर रहा है, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट तक अपना एक अलग रूट बनाना चाहते हैं ताकि अगर भविष्य में कभी चिकन नेक पर अटैक हो, चिकन नेक आपको बताया हुआ है मैंने, तो हम कहां से जा सकें, हम यहां से शिप पर बैठें। ये मात्र 539 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सितवे पोर्ट पर उतरें, सितवे पोर्ट से हम डायरेक्ट अपने नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाएँ। ये रणनीतिक रूप से भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और व्यापारिक दृष्टिकोण से तो है ही। मल्टी मॉडल क्यों कहा जाता है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक से ज़्यादा मोड है इसमें ट्रांसपोर्टेशन की। यहाँ पर शिप है, यहाँ पर रेलवे है, यहाँ पर सड़क लिंक है। 3 मोड हमने अपनाया हुआ ट्रांसपोर्टेशन का, तब जाके हम कहाँ पहुँचते हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट में पहुंचने का एक अलग रास्ता तलाश रहे हैं। उसके अलावा आने वाले समय में हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का भी सड़क निर्माण करने जा रहे हैं। पूरे बांग्लादेश से बीचों बीच होते हुए हम नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने जा रहे हैं। ये क्या दिखाता है बंधुओं, ये दिखाता है कि हम नॉर्थ ईस्ट को लेकर अगर हमें सिक्योर करना है तो हमें म्यांमार के साथ अच्छे रिलेशन को कायम करना ही पड़ेगा। ओके, कुछ समझ में आ रहा है आपको या केवल हवा में पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको BPSC देना है तो अब आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, वन लाइनर नहीं पढ़ा सकता हूँ मैं आपको, ना तो वो आपके काम आएगा। ओके, चलिए देखिए अगला क्या है। अब संरचना निवेश कलादान मल्टी मॉडल मैंने पूरा समझा दिया। सितवे बंदरगाह ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछ लिया था सितवे बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो वो म्यांमार में स्थित है। चिटगांव कहाँ पर है, जिसको चिटगांव भी कहा जाता है, चटगांव कहा जाता है, चटगांव। मास्टर सूर्यसेन का विद्रोह याद है आपको, कब हुआ था, जब सविनय आंदोलन चल रहा था, तो चिटगांव का ही विद्रोह है वो। चिटगांव कहा जाता था पहले उसको, लेकिन अब चिटगांव कह दिया जाता है। तो ये इसका विद्रोह भी हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1930 ईस्वी में। ओके, तो ये बांग्लादेश में है। कलादान मल्टी मॉडल परागमन परिवहन परियोजना है, भारत के कोलकाता को म्यांमार के सितवे से जोड़ता है। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, इस परियोजना का लक्ष्य 3 देशों के बीच सड़क संपर्क स्थापित करना है, जहां यह राजमार्ग भारत के मणिपुर राज्य के मोरेह से शुरू होकर म्यांमार से गुजरते हुए थाईलैंड के माई सॉट पर समाप्त होगा। कहां से शुरू होता है, ये पूरा का पूरा एक तरह से हम एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं आसियान देशों तक पहुँचने के लिए, और इससे हम आने वाले समय में डायरेक्ट दक्षिण चीन सागर तक पहुँचेंगे। कैसे भाई, तो मोरेह अपने भारत में जगह है, वहाँ से हमने बोला है कि हम रोड बनाएंगे, म्यांमार से होते हुए थाईलैंड से होते हुए म्यांमार से होते थाईलैंड तक जाएंगे, और इसको और भी आगे विस्तारित करने की योजना है, जिसमें लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम सबको जोड़ने की बात है, क्योंकि हम इनके द्वारा सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। हमारे जो पूर्वज थे वो इनसे जुड़े हुए थे। भाई सबसे बड़ा दुनिया का मंदिर कंबोडिया में पाया जाता है, ना कि भारत में है ना। तो यानी कल्चर रूप से हम आज से नहीं जुड़े हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि हम सी रूट से जुड़े हुए थे या सड़क रूट से कम थे, सी रूट से ज़्यादा जुड़े हुए थे, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सड़क मार्ग के द्वारा भी जुड़े। तो मोरेह से लेकर थाईलैंड वाली परियोजना कौन कौन से देशों के बीच में है, पीटी फैक्ट भी हो गया आपका, मेंस के लिए भी हो गया। मणिपुर में स्थित है मोरेह से कहाँ तक, थाईलैंड तक हम लोग जा रहे हैं म्यांमार से होते हुए। 3 देश इसमें शामिल है, भारत, म्यांमार और थाईलैंड। मोरेह परियोजना किसके कारण से संकट में पड़ गया है, तो मणिपुर के इथनिक वायलेंस के कारण से खतरे में पड़ गया कहीं न कहीं। और देखिए ये समाप्त कहाँ पर होगा, जगहों के नाम ध्यान में रखिएगा, ये माई सॉट जगह है थाईलैंड में, वहाँ पर समाप्त होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए पॉइंट क्या है। रणनीतिक रक्षा साझेदारी है, भारत और म्यांमार गहन रक्षा साझेदारी रखते हैं, जहाँ भारत सैन्य प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी देहरादून और भी जगह जहाँ पर है भारत सरकार का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेना का, वहाँ पर म्यांमार की आर्मी को, म्यांमार की आर्मी को, भूटान की आर्मी को, नेपाल की आर्मी को, अरेबियन कुछ देशों की आर्मी को ट्रेंड किया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप।
म्यांमार सेना के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित करता है। भारत म्यांमार द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देश की सेनाओं के साथ घनिष्ठ संबंध का निर्माण करना है। उसके अलावा भारत सरकार म्यांमार को बहुत सारे हथियार वगैरह भी बेचती है। क्षमता निर्माण के प्रयास, विकासात्मक सहयोग भी है। भारत ने सॉफ्ट लोन में $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विस्तार किया। इसमें म्यांमार के प्रति निर्देशात्मक होने के बजाय उसकी आवश्यकता और रुचि के क्षेत्रों में विकासात्मक सहायता की पेशकश की है किसने? भारत सरकार ने, जिसमें शिक्षा, कृषि, अनुसंधान, आपदा जोखिम, इन सभी में हम सपोर्ट करते हैं। मानवीय सहायता भी दिया है भारत सरकार ने। कोविड-19 सहित बहुत सारे चक्रवात में भी, भूकंप में भी भारत सरकार ने काफ़ी ज़्यादा मदद किया। किसका? तो म्यांमार का। सांस्कृतिक संबंध तो हमारे बहुत ही पुराने हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है म्यांमार देश। उसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न जो जनजातियां हैं वो उनके साथ कल्चरल रूप से काफ़ी घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं और वो सांस्कृतिक संबंध उनके काफ़ी मजबूत हैं। प्रवासी भारतीय, म्यांमार भारतीय मूल के लोग देश की कुल आबादी के लगभग 4% हैं। म्यांमार की कुल आबादी का 4% भारत के लोग हैं। पर भारतीय प्रवासी व्यापारिक उद्यम, व्यापार, निवेश के माध्यम से म्यांमार की अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। म्यांमार के जगहों का नाम भारतीय गानों में भी आता है। रंगून का नाम आपने सुना है गानों में। तो ये आज का संबंध नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि संबंध काफ़ी पुराना है और सांस्कृतिक संबंध हमारा काफ़ी पुराना रहा है। आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक मांग ये भी थी कि म्यांमार को भारत से अलग किया जाए, क्योंकि उसका खर्चा भारत सरकार उठा रही थी। ब्रिटिश राज की तो बात कर रहा हूँ मैं। तो 35 के एक्ट के द्वारा म्यांमार को भी अलग किया गया था। ये विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्या है। अब चिंताएं कौन कौन सी है? आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी चिंता है, क्योंकि उग्रवाद कहीं न कहीं म्यांमार में पनपता है और वो भारत को प्रभावित करता है। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है उसमें अशांति और म्यांमार का प्रमुख योगदान रहता है। इस भेद्यता का भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सक्रिय उग्रवाद, विद्रोही समूहों का लाभ उठाया गया है। इस खुली सीमा के माध्यम से प्रशिक्षित कर्मियों की आपूर्ति, हथियारों की तस्करी, ड्रग की तस्करी, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आपको मैंने समझाया था गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, मैंने आपको समझाया था। तो गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पर निवास है? तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग से बहुत ही नज़दीक है। तो वहाँ से ड्रग का कल्चर कहीं ना कहीं भारत में प्रवेश कर गया है और ओपियम के उत्पादन में, अफीम के उत्पादन में म्यांमार दुनिया में नंबर 1 पर आ गया, अफगानिस्तान को पछाड़ कर। इसके कारण से भी क्या हो रहा है कहीं ना कहीं कि भारत को ये खतरा महसूस हो रहा है कि हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन को, हमारे पूरे पूर्वोत्तर भारत को म्यांमार के कारण से ड्रग और हथियार जो है ये डेडली कॉम्बिनेशन है और ये क्या करेगा? अशांत कर देगा। फिर से नॉर्थ ईस्ट एक समय बहुत अशांत हुआ करता था, अब शांत हो गया है। मणिपुर को अगर छोड़ दें तो कहीं पर भी कोई बड़ी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलती हैं। असम जो एक समय में गढ़ हुआ करता था विद्रोहियों का, वो भी शांत हो गया है। लगभग सभी विद्रोही गुटों ने हथियार डाल दिए हैं, मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। मणिपुर में संकट जरूर है, लेकिन वो एथनिक वायलेंस है, उसको भी भारत सरकार कोशिश कर रही कम किया जाए, लेकिन नहीं कम हो पा रहा। 1 साल हो जाएंगे कुछ दिनों में, ठीक है। बाकी सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्य लगभग में शांत हैं, उसमें फिर से अशांति ना हो। बहुत सारे ये अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। भारत के जो अलग अलग स्टडी हैं वो ये भी बताते रहते हैं कि वहाँ पर उल्फा से लेकर बहुत सारे जो अलग अलग उग्रवादी संगठन हैं उनके कैंप बने हुए हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। मुक्त आवाजाही व्यवस्था, भारत सरकार म्यांमार के साथ FRM समाप्त करने पर विचार करे, ये भी एक चुनौती का सबब होगा हम दोनों देशों के लिए। म्यांमार में त्रिकोणीय सत्ता संघर्ष है, सैन्य तख्तापलट जिसने म्यांमार की मामूली लोकतांत्रिक उपस्थितियों को नष्ट कर दिया। 3 वर्ष बाद भी देश में आंतरिक कलह में उलझा हुआ है और वो आंतरिक कलह से उभर ही नहीं पा रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया का मरीज कहा जाता है, आसियान का मरीज कहा जाता है किसको? तो म्यांमार को। ये कुछ चुनौतियां हमारे संबंध में, चुनौती, उपलब्धि, हमारे संबंध के आयाम, सब कुछ मैंने समझाया आपको। यकीन मानिए भारत म्यांमार संबंध इससे अच्छा और कहीं पर भी नहीं पढ़ेंगे आप। बस कंटेंट पर फोकस कीजिए, पढ़ाने के तरीके पर भी फोकस कीजिए, समझिएगा, चीज़ों को समझने पर फोकस कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आप खुद से भी वहाँ पर बातें बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा मैंने बताया था? लद्दाख में विरोध प्रदर्शन, सोनम वांगचुक वाला और 6 शेड्यूल बताया था मैंने। ओके, देखिए न्यूज़ क्या था। न्यूज़ था कि लद्दाख प्रोटेस्ट, सोनम वांगचुक टू लॉन्च फास्ट ऑन टू डेथ फॉर फरवरी 19 फ्रॉम फरवरी 19 फरवरी से ये मतलब कि भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं और इन्होंने बोला है कि हमें संवैधानिक रूप से सेफ गार्ड चाहिए। संवैधानिक रूप से हमारे पास ये अधिकार है, हम जनजातीय रूप से बहुल क्षेत्र हैं, हमें ये पूरी अधिकार है कि हम 6 शेड्यूल में शामिल हो सकें और उसको लेकर शांतिपूर्वक मांग कर रहे। कौन? तो लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन है, इसके वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं। उस वीडियो को देखिएगा, कहीं पर ही मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं दिखाया इन्होंने। आपको पता है द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर तक में नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन ऑनलाइन में बहुत चर्चा है इसकी, है ना। तो क्यों ना 6 शेड्यूल को अच्छे से कवर कर लिया जाए। चलिए देखते हैं 6 शेड्यूल क्या है। भारतीय संविधान के देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ATMM
असम कौन कौन से हैं? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। सोए हुए में भी याद होना चाहिए, रटते रहो। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम पता होना चाहिए गुरु, ये पूछ लिया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पीटी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। यूपीएससी 2019 का भी सवाल है 6 शेड्यूल से संबंधित, आपसे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कवर कर लीजिए। ओके, देखिए कौन कौन सा है। इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की गई है। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं। यही वहाँ पर शासन सत्ता को संभालते हैं और ये बाहरी हस्तक्षेप इसमें नहीं के बराबर में होता है। ओके, ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा, उनके संरक्षण की परिकल्पना करते हैं। एडीसीज की स्थापना के पीछे तर्क यह है कि भूमि के साथ संबंध आदिवासी या जन पहचान का आधार होता है और उस आधार को हम स्वतंत्र रखें, सुरक्षित रखें। अंग्रेजों के समय में आदिवासियों के विद्रोह बहुत सारे हुए हैं, किसको लेकर? जंगल ज़मीन को लेकर। तो इसी के कारण से भारत सरकार ने जब संविधान का निर्माण किया, भारत के संविधान विशेषज्ञों ने, तो उसमें ये निश्चित किया कि भाई इस तरह का विद्रोह और इस तरह के जो अशांति है उसका हमें भविष्य में सामना न करना पड़े। इसको लेकर शानदार से एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया, वो है 6 शेड्यूल। राज्य के अंदर एक राज्य छोटा सा जो अपने आप में स्वायत्त होता है, वहाँ के कानून स्वायत्त होते हैं, कानून बनाने का अधिकार उनको होता है, वहाँ के ज़मीन जंगल हर चीज़ पर अधिकार उन्हीं का होता है, वो अपने तरीके से शासन करते हैं, लेकिन वो भारत के संविधान के तहत संरक्षित होते हैं। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनजातीय लोगों का नियंत्रण सुनिश्चित कर उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया जा सके, क्योंकि ये कारक काफ़ी हद तक जनजातीय लोगों की जीवन शैली और संस्कृति को निर्धारित करते हैं। हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था के परिणाम विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। उदाहरण के लिए आदिवासी और गैर आदिवासी समूह के बीच संघर्ष ये आए दिनों के आपको देखने को मिलेगा। 6 शेड्यूल के कारण ये संघर्ष कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला। अब जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उस ज़िले में कोई आदिवासी लोग ही थोड़ी नहीं रहते होंगे, वहाँ पर तो गैर आदिवासी लोग भी रहते होंगे। अब ऐसे कानून जो केवल आदिवासियों के लिए बनाए गए हैं उसके कारण से गैर आदिवासियों को दिक्कत होता है और इसके कारण संघर्ष आपको देखने को मिलेगा। विशेष दर्जा क्या होता है? 6ठी अनुसूची मूल रूप से अविभाजित असम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों 90% से अधिक आदिवासी आबादी के लिए लागू की गई थी। ऐसे क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बहिष्कृत क्षेत्र एक्सक्लूडेड एरिया के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उसी एरिया में हमने आज़ादी के पश्चात क्या किया, जहाँ पर भी 90% ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन था वहाँ पर हमने लागू कर दिया किस चीज़ को? तो 6 शेड्यूल को लागू कर दिया। ये क्षेत्र राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में थे। किसके? राज्यपाल के सीधे नियंत्रण में थे। संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा के लिए इन जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त स्थानीय प्रशासन का अधिकार देती है। स्वायत्त होते हैं नेचर में। जब मैं स्वायत्त शब्द बार बार यूज कर रहा हूं तो आप इसको समझिएगा। स्वायत्त का मतलब है स्वायत्त। भारत सरकार ने कोई कानून बनाया तो वो यहाँ पर झट से लागू नहीं हो जाता। वो जब तक डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल उसको इजाज़त नहीं देती है तब तक वो लागू नहीं होता है इस क्षेत्रों में। ओके, ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2), अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किया गया है। 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद के माध्यम से इन क्षेत्रों में प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान करती है। स्वायत्त शब्द बार बार आ रहा होगा, ऑटोनोमस शब्द बार बार आ रहा होगा। इन परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, जिनमें भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासी के स्वदेशी रीति रिवाज, परंपरा आदि संबंधित कानून है और इसमें केंद्र सरकार भी या राज्य सरकारें भी हस्तक्षेप नहीं करती हैं। राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करती हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। साथ ही इन्हें भूमि, राजस्व, कुछ अन्य करों को इकट्ठा करने का भी अधिकार प्राप्त होते हैं। सब कुछ होता है इनके पास अपना। एडीसी शासन के 3 शाखा विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका के संबंध विशिष्ट शक्तियाँ, जिम्मेदारियाँ रखते हुए एक लघु राज्य की तरह काम करते हैं और एक लघु छोटा सा स्टेट के अंदर स्टेट होता है। जैसे मेघालय में खासी हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल है, जनजातीय है। कौन कौन सा है? तो आपने खुद सुना हुआ गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय के पर्वत है, पर्वत की 3 श्रेणियाँ, 3 भाग हैं मुख्य रूप से, गारो, खासी, जयंतिया, है ना। तो इन तीनों का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। तीनों में अलग अलग जनजातियाँ निवास करती हैं और तीनों ऑटोनोमस हैं। मिजोरम में चाकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है और मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। त्रिपुरा में त्रिपुरा ट्राइबल्स एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। असम में दीमा, कार्बी और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 3 बनाए गए हैं। इसी के तहत अब लद्दाख के लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख राज्य को भी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के तहत शामिल किया जाए और उसको स्वायत्त घोषित किया जाए। उसके पश्चात वहाँ के लोग अपने लिए रीति रिवाज कानून बना सकेंगे, अपने हिसाब से अपने कानून को बना सकेंगे। तो ये मांग कहाँ पर चल रहा है? लद्दाख में चल रहा है। ओके,
छठी अनुसूची जरूरी समस्याएं कौन सी हैं? संवैधानिक सिद्धांतों का मूल्यांकन होता है कहीं न कहीं, समानता का अधिकार और बाकी अधिकारों का उल्लंघन होता है। उसके अलावा और भी गैर आदिवासी आदिवासी के बीच में भेदभाव उत्पन्न होता है। शक्तियों के कई केंद्र होते हैं, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है राज्य का गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट का या ऑटोनोमस गवर्नमेंट। तो शक्ति के 3 केंद्र हो गए यहाँ पर, है ना। ये कहीं न कहीं चुनौती उत्पन्न करता है शासन में। अगला है एक्ट ईस्ट नीति से टकराव होता है। भारत सरकार कई बार विदेश नीति को लागू करने के लिए कई सारे कानूनों को लागू करना चाहती है, लेकिन एक्ट ईस्ट नीति में कहीं क्या होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स के कारण बाधा उत्पन्न होती है। तो इस चुनौती को ध्यान में रखिएगा, इन चुनौतियों को। और विशेष रूप से छठी शेड्यूल क्या है और किस प्रकार से इसको लागू किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला न्यूज़ कौन सा है? अगला है ग्रैमी अवार्ड से संबंधित। कौन कौन भारत के? तो भारत के बहुत सारे लोग हो, जिनमें शंकर महादेवन, गणेश राजगोपालन, उस्ताद जाकिर हुसैन, कौन है, तबला वादक हैं। उसके अलावा से वायलिन बजाने वाले और 4-5 लोगों को भारत के क्या दिया गया, ग्रैमी अवार्ड दिया गया है 5 लोगों को। 5 अलग अलग क्षेत्र से संबंधित हैं। कोई फ्लूट वादक हैं, कोई वायलिन बजाते हैं, तो कोई तबला वादक। जाकिर हुसैन जी तो तबला वादक हैं, आपको पता ही होगा कितना शानदार तबला बजाते हैं। कभी वीडियो देखिएगा इनका, फिर आपको पता चलेगा तबले का वास्तव में होता क्या है बजाना, है ना। तो इन सभी को ग्रैमी अवार्ड दिया। ग्रैमी अवार्ड बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। बस इतना बस ध्यान रखिएगा किसको उसको दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने भी इन सभी को बधाई दी है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं जनरली ये सब चीज़ें नहीं बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रेस्टीजियस होता है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है ये। और हमारे देश के इतने महान कलाकार हैं सारे के सारे, इन सभी ने जीता है, तो आपको याद रखना चाहिए इन सभी के नाम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो जाकिर हुसैन जी हैं, इनको 3 मिला है। और फ्लूट बजाने वाले राकेश चौरसिया जी को 2 मिला है। शंकर महादेवन को 1 मिला है। वायलिन बजाने वाले गणेश राजगोपालन को भी 1 मिला है। उसके बाद एस विजय क्या नाम है इनका नाम है विनय करम, इनको भी 1 अवार्ड मिला है। तो इन सभी का नाम विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। ये दीपम के बारे में आपको बताऊंगा, जो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर काम करती है। दीपम ये एक विभाग है जिसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे पीटी एग्जामिनेशन में, दीपम के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। वित्त मंत्रालय के तहत एक विभाग है जिसका क्यों है चर्चा में और क्या क्या इसके काम है, इसको भी देखेंगे। और इसके जो सचिव हैं, इन्होंने बोला है कि राज्य सरकारें जो हैं वो डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर तो नाकर नुकर करती हैं, लेकिन वो प्राइवेट प्लेयर्स को कहीं ना कहीं अपने राज्यों में इन्वेस्ट करने के लिए बुलाती रहती हैं। तो अब देखिए, ये डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया था कि भारत सरकार या राज्य सरकार की कोई एक कंपनी है या ज्वाइंट वेंचर है, मान लीजिए राज्य सरकार और भारत सरकार का मिलाकर कोई कंपनी है, वो कंपनी सही से परफॉर्म नहीं कर रही है। पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, लेकिन सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, या स्टेट पीएसयू है, सही से काम नहीं कर रही है, मुनाफा के जगह पर वो राज्य सरकार के लिए बोझ का काम कर रही है ना। तो उसको भारत सरकार या राज्य सरकारें क्या करती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें जो अपने शेयर हैं भारत सरकार के और राज्य सरकार को, उसको बेच देती हैं। अब शेयर अगर 50% तक बेचा है तो उसको नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, लेकिन 51% से ज़्यादा अगर शेयर बेच देता है, यानी कि स्वामित्व बेच दिया आपने अपनी उस पर स्वामित्व बेच दी, तो उसको कहा जाता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेश कहा जाता है कि भारत सरकार ने उसको स्वामित्व भी बेच दिया। जिसका उदाहरण आपको एयर इंडिया के तौर पर मैंने आपको समझाया था। अभी दीपम के बारे में ज़रा जान लीजिए कि क्या है मामला। उनके सचिव महोदय कुछ बोल रहे थे, तो वो सब चीज़ें तो आपसे नहीं पूछी जाएंगी। मूल रूप से आपसे दीपम के बारे में पूछा जाएगा, कोई खास इंसिडेंट के बारे में नहीं पूछा जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। हर साल भारत सरकार बजट में और अपने वित्तीय ईयर के हिसाब से टारगेट रखती है कि इस साल हमें 70,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करना है, 71,000 करोड़ का करना है। और 1991 में जब से हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू हुआ है, तब से हम सभी सरकारें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकारें, उसके बाद से मनमोहन सिंह जी की सरकार, फिर मोदी जी की गवर्नमेंट, सभी सरकारों ने डिसइन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं बढ़ाया है। क्योंकि सरकार अब मान के चलती है कि भारत सरकार का काम है देश चलाना, ना कि कंपनी चलाना। वो एक दौर था जब हमने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया था, जिसमें हमने क्या रखा था, मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हमने समाजवादी तत्व को भी सामने रखा था और कैपिटलिस्ट चीज़ों को भी एक साथ रखा था। इसी कारण भारत सरकार बहुत सारा काम खुद से करती थी। घड़ी बनाने से लेकर ब्रेड बनाने तक खुद काम करती थी, सीमेंट से लेकर लोहा तक का, स्टील से लेकर हर चीज़ का काम खुद करती थी। और कुछ प्लेयर्स प्राइवेट को भी शामिल कर रखे थे उन्होंने। लेकिन बाद में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म को लागू किया, तो भारत सरकार को ये चीज़ अनुभव हुआ कि भाई ये सब काम हमारा नहीं है, हमारा काम देश चलाना है, कंपनी चलाने का काम प्राइवेट प्लेयर्स कर सकते
सकते हैं। धीरे धीरे करके उसने सारे बोझिल पीएसयू को हटाना शुरू कर दिया। एक से बढ़कर एक पीएसयू थे जो कभी अच्छा काम करते थे, बाद में उन्होंने खराब परफॉर्मेंस किया, इसलिए उन सभी को हटा दिया। इसका उदाहरण एयर इंडिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि और जो ये अभी सचिव महोदय इन्होंने बोला कि कई सारे डिसइन्वेस्टमेंट पर हमें इसलिए देरी हो जाती है क्योंकि स्टेट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लंबा खींच रहे होते हैं। तो इस बयानों को छोड़िए, आगे बढ़िए। आगे कहाँ पर चलना है? दीपम के बारे में पढ़ना है। ओके, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट, वित्त मंत्रालय केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर सीपीएसई के गैर प्राथमिक परिसंपत्ति के मौद्रिकरण में तेजी लाने के लिए निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के तहत एक विशेष सेल स्थापित करने की योजना बनाई है। दीपम के तहत एक विशेष सेल होता है जो क्या काम करती है? जो बेचने खरीदने का काम ही करती है। ओके, इसके तहत नीति आयोग द्वारा सीपीएसई की गैर प्राथमिक परिसंपत्तियों की सूची तैयार की गई है। एक ऐसी पीएसयू जो सही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और उनकी संपत्तियां बहुत सारी हैं, उसको बेचकर भारत सरकार लाभ कमा लेगी और दूसरे को दे देगी जो उसको सही से चला पाए। ओके, इसी सूची पर परामर्शदाता समूह के साथ चर्चा के बाद परिसंपत्ति को अलग अलग कर बेचा जा सकता है। इस समूह प्रशासनिक मंत्रालयों, आर्थिक मंत्रालय के विभाग, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के अधिकारी भी शामिल होते हैं और सबके सब मिलकर क्या फैसला लेते हैं, किसको बेचना, किसको हटाना है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में विनिवेश पर वैकल्पिक तंत्र द्वारा नीति आयोग को रिपोर्ट ली जाएगी, जिसके बाद सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनकी बातें हो रही। सीपीएसई कंफ्यूज नहीं होना है, भारत सरकार की कंपनी, बात खत्म। ठीक है, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय मौद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। गौरतलब है कि नीति आयोग पहले से ही लगभग 35 सीपीएसई की पहचान कर चुका है। अब तो लिस्ट और भी लंबी हो गई है। बहुत सारे सेंट्रल के पीएसयू है जिनको भारत सरकार धीरे धीरे करके पाई में बेच रही है। संपत्ति मौद्रीकरण सेल ही उन लोगों की अचल संपत्ति की बिक्री संबंधित मामलों को भी देखेगा जो पाकिस्तान या चीन चले गए, भारत के नागरिक नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? मैंने आपको एक दिन समझाया था, इसको कहा था शत्रु संपत्ति। शत्रु संपत्ति कहा जाता है ऐसे लोग जो चीन या पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति जो पूरे देश से बची पड़ी है, 1 लाख करोड़ से बड़ी शत्रु संपत्ति है, देश में एग्जिस्ट करती है। इन सभी संपत्तियों का भी बेचने का काम कौन करता है? तो यही विभाग करता है। ओके, यही सेल जो बनाया गया दीपम के तहत में, वही ये सब काम करता है। केंद्र सरकार की सीपीएसई की गैर प्राथमिक परिसंपत्तियां मुख्य रूप से भूमि भवन के मौद्रीकरण के लिए प्रक्रिया तंत्र को अपनाने के समग्र योजनाओं का एक हिस्सा है और इसी के तहत भारत सरकार क्या करती है? बेचती है धड़ल्ले से, डिसइन्वेस्टमेंट करती है और अपना जान छुड़ाती है इन कंपनियों से। सही सुन रहे हैं आप, है ना? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ कोर पीएसयू को अगर छोड़ दें, महारत्न कंपनियों को छोड़ दें, तो बाकी कंपनियां सही परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। जैसे बीएसएनएल, कब की कंपनी भाई, नुकसान झेल रही है, बहुत सारे लोगों को तनख्वाह तक नहीं मिल पाता बीएसएनएल में। सोचिए किस प्रकार से काम कर रही है वो। और मुख्य रूप से क्या होता है, कई बार सरकार की नीति ही इन पीएसयू को कमज़ोर कर देती है। पृष्ठभूमि क्या है? गैर प्राथमिक परिसंपत्ति ऐसी संपत्ति है जो आवश्यक नहीं है या कंपनी के व्यवसायिक कार्यों में उपयोग नहीं की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और शत्रु संपत्ति के कस्टोडियम के तहत अचल संपत्तियों के मौद्रीकरण के लिए संस्थागत ढांचा तैयार करने का मंजूरी दी। उसी के बाद दीपम के एक विभाग बनाया गया, जिस विभाग ने क्या किया है? संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया है। दीपम क्या है? विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। 14 अप्रैल 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति विभाग दीपम कर दिया गया है। दीपम के अंतर्गत निम्नलिखित मामले आते हैं: केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इक्विटी के विनिवेश, यानी कि शेयर को बेचना, डिसइन्वेस्ट करना, ये सब के सब काम दीपम के द्वारा किया जाता है। दीपम वित्त मंत्रालय का सबसे इंपॉर्टेंट विभागों में से एक है। इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, किस मंत्रालय के तहत अधीन आता है? वित्त मंत्रालय के तहत आता है। और ये क्या करता है? डिसइन्वेस्टमेंट संबंधी काम करता है। इक्विटी को खरीदना, बेचना, ये सब के सब काम दीपम को सौंपे गए हैं। अगला न्यूज़ देखिए क्या है। अगला न्यूज़ है आपका ग्रैमी अवार्ड से ही संबंधित, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। टेलर स्विफ्ट हैं जिनको 4 अवार्ड मिला है और ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। इनका नाम बस ध्यान में रखिएगा। और एल्बम आया था इनका मिडनाइट करके, एक उसी को लेकर इनका अवार्ड मिला है। फिर से विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, कई बार इस तरह की चीज़ें बीपीएससी में पूछ ली जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जब मैं कह रहा हूँ ध्यान रखिएगा तो ज़रूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह के रिकॉर्ड बहुत कम लोगों के नाम पर हैं, जिनमें से एक है टेलर स्विफ्ट। टेलर स्विफ्ट का नाम आपने सुना होगा, नाम से ही उच्चारण नहीं कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं सुनता इन लोगों को। बहुत फेमस होते हैं ये सब सिंगर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ एक और है। भारत सरकार ने आतंकवादियों से निपटने के लिए एक बेहद बढ़िया रणनीति बनाई है, उसके बारे में ज़रा सा चर्चा कर लेते हैं। कल के इंडियन एक्सप्रेस में था वो न्यूज़ और उसको पढ़कर आगे बढ़ेंगे। ओके, क्या है न्यूज़? ये है राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र। अमेरिका के तर्ज पर भारत सरकार भी क्या कर रही है? तो आतंकवादी या विद्रोही, उनके रिलेटिव या वो जहाँ जिन जिन चीज़ों से संबंधित है, उसका एक डिटेल डेटाबेस तैयार कर रही है ना। खैर हम इसमें बहुत देर है,
बहुत देर से आया हम ये सब काम करने के लिए, लेकिन ठीक है, कर तो रहे हैं। हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र विकसित किया है, जो सरकार को विभिन्न स्रोतों से आतंकवादियों तथा उनको सहयोगियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और संकलित करने का काम करता है। NIA ने पहली बार इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा के साथ साथ खालिस्तानी आतंकवादी समूहों सहित सभी आतंकवादियों को विवरण एकत्र किया और विवरण एकत्र करके क्या करे, डेटाबेस क्रिएट कर रही है। राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन एवं विश्लेषण केंद्र क्या है, तो ये है NTDFAC को अमेरिका का वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के तर्ज पर तैयार किया गया है। GTD का प्रबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका में मैरीलैंड विश्वविद्यालय में स्थित नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म द्वारा किया जाता है। इसी के तर्ज पर भारत सरकार ने किसका निर्माण किया है, NTDFAC का नेशनल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन व विश्लेषण केंद्र बनाया है भारत सरकार ने। NIA जो है वो विशेष रूप से इस पर काम कर रही है, जिसमें आतंकवादी से लेकर खालिस्तानी समूह तक के आतंकवादी और उनके रिलेटिव इन सभी का डेटा या उनसे रिलेटेड कोई भी डेटा, इन सभी को इकट्ठा करके एक ही जगह पर रखा जाएगा। GTD एक सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटाबेस है जो वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घटनाओं पर डेटा एकत्र कर विश्लेषण करता है। यह प्रत्येक घटना के विभिन्न पहलुओं विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें तारीख, स्थान, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपनाई गई रणनीति, लक्ष्य, हताहतों की संख्या, ये सब कुछ इस डेटाबेस में शामिल होगा। यह आतंकवाद तथा देश में सक्रिय आतंकवादियों से संबंधित जानकारी के लिए केंद्र के डेटाबेस विश्लेषण केंद्र के रूप में काम करेगा। और अमेरिका में तो सार्वजनिक रूप से सुलभ है ये डेटा, सभी जगहों पर उपलब्ध है ये डेटा। ये सब का सब डिटेल सरकार वहाँ पर क्या करती है, पब्लिक के समक्ष रख देती है कि ये हथियार यूज़ किया गया था, ये टारगेट यूज़ किया गया था, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी। 2023 में केंद्र गृह मंत्रालय ने सभी राज्य पुलिस बलों और आतंकवादी विरोधी एजेंसियों को नए आतंकवादी समूहों के गठन को रोकने के लिए दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा था। 2023 में होम मिनिस्ट्री ने कहा कि नए आतंकवादी समूह या कोई विद्रोही समूह देश में गठित नहीं होने चाहिए, इसको लेकर काम कीजिए। उसी के पश्चात इस तरह के विश्लेषण की आवश्यकता महसूस की गई और इसको अपनाया गया है। प्रमुख विशेषताएं क्या है, व्यापक डेटाबेस है। देखिए इसमें क्या सब रहेगा, इसमें केस हिस्ट्री, फिंगरप्रिंट, वीडियो, तस्वीर, इन सभी चीज़ें रहेंगी। स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली भी रहेगा इसमें कहीं न कहीं, और चेहरा पहचान युक्त प्रणाली भी डाला गया है, फेस रिकॉग्निशन के लिए भी डाला गया है, और बायोलॉजिकल डेटा भी डाला जाएगा। राज्य पुलिस बलों के लिए सहायक होगा NTDC, न केवल NIA बल्कि राज्य पुलिस की भी मदद करेगा, जिससे क्या होगा, एक देश स्तर पर सिस्टम क्रिएट हो सकेगा और हम इन चीज़ों से आसानी से डील कर पाएंगे। अब देखिए इसमें एक बड़ा ही अच्छा सा टर्मिनोलॉजी है कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या है, ये विशेष रूप से जानकारी रखिएगा इसकी। क्या है ये, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जो गृह मंत्रालय के तहत काम करता है, इसका काम होता है अपराधों का रिकॉर्ड तैयार करना। देश भर में जितने भी FIR लॉन्च किए गए हैं, मामले दर्ज किए गए हैं, उन सभी के आधार पर NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक अपना डेटा भी जारी करती है, रिकॉर्ड भी जारी करती है, रिपोर्ट जारी करती है, जो आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको पढ़ के जाइएगा। जहाँ पर आपको रेफरेंस देना हो तो इसको ज़रूर रेफरेंस दीजिएगा। अगला देखिए कि द्वारा संकल्पित और प्रबंधित है, मैनेजमेंट कौन करती है, तो NCRB। यह अपराध तथा आपराधिक संबंधित फिंगरप्रिंट का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस है। जो पुलिस है और जो एजेंसियाँ हैं, वो अगर आप पुलिस के द्वारा जाते हैं तो वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट लेकर इसमें संग्रहित कर दिया जाता है, स्टोरेज कर दिया जाता है। फिर जब भी आप कोई क्राइम करेंगे तो फिंगरप्रिंट से पकड़े जा सकते हैं। वेब आधारित ये एप्लीकेशन सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों में फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित कर रहे हैं। केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम के तौर पर काम करता है, जो राज्य और केंद्र दोनों के पुलिसों को काम आते हैं। प्रमुख विशेषता क्या है, वेब आधारित अनुप्रयोग है ये, ऑनलाइन इसका उपयोग हो सकता है और 24/7 काम करता है। विशिष्ट पहचानकर्ता NAFIS किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10 अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान कर देता है, जिसके बाद उस अपराधी की ये जो 10 अंकीय रजिस्टर्ड नंबर हो जाता है, वो उसकी पहचान हो जाती है। इस विशिष्ट ID का उपयोग व्यक्ति के जीवन काल तक किया जा सकता है और विभिन्न FIR के तहत दर्ज विभिन्न अपराधों को एक ही NFN से जोड़ा जा सकता है। कौन कौन सा अपराध उसने कहाँ कहाँ पर पूरे देश भर में किया है, इन सभी को एक ही नंबर डाल के पता किया जा सकता है। CCTNS के साथ एकीकरण है इसका। ये क्या है, तो ये अपराध ट्रैकिंग को लेकर एक प्रणाली है केंद्र सरकार का, उसके साथ भी इस प्रणाली को जोड़ दिया गया है। अगर फिंगरप्रिंट कहीं पर पता चलता है तो ट्रैक किया जा सकता है कि इसने कौन कौन सा अपराध इससे पहले किए हैं, इन सभी चीज़ों का डेटा निकाला जा सकता है। ये सब किसके पास होता है, गृह मंत्रालय में NCRB के पास होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास होता है। रियल टाइम में डेटा अपलोड होता है, प्रणालियों के साथ प्रतिस्थापन भी है इसका कहीं न कहीं। और इसमें क्या है कि भारतीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली की श्रृंखला में नवीनतम
पुनरावृत्ति, जिसे पुरानी प्रणाली फैक्ट 5.0 का स्थान पर लाया गया था। अब सबसे मुख्य रूप से सवाल ये बनता है कि ये पूछा जाएगा आपसे कि ये क्या है। तो सवाल क्या पूछा जा सकता है भाई? सवाल ये पूछा जा सकता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत आने वाली ये जो संस्था है, इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये संस्था किसके तहत आती है। तो एनसीआरबी इसका कहीं ना कहीं क्रियान्वयन करती है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि NTDFAC हाल ही में चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? तो ये NIA के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें सारे के सारे क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा, आतंकवादियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। और ये किसके तर्ज पर बनाया गया है? तो अमेरिका के तर्ज पर बनाया गया है। अमेरिका में कौन सा चीज़ काम करता है इसी के तर्ज पर? तो वहाँ पर काम करता है ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस काम करता है, उसी के तर्ज पर भारत में भी बनाया गया है। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ये टर्मिनोलॉजी ही आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। कहीं पर कुछ खामी हो तो भी बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।